बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 9 की मैथ की जौन सी बुक है ये स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक इसका यूनिट नंबर 1 जौन से इसको स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है रियल नंबर्स। और आज की वीडियो में इसकी जौन सी रिव्यू एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसकी एमसीक्यूज और इसके जौन से बाकी क्वेश्चंस हैं उनको। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के साथ उसके जौन से है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन जौन से इसका सही जवाब है उस पर सर्कल मार्क करना है। इसका पार्ट नंबर 1 जौन से है स्क्वायर रूट 7 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या डी वाला नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर जौन सा आएगा सी वाला इरेशनल नंबर। वो कैसे कि मैंने जब आपको 1.1 करवाई थी उसमें मैंने बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 पे डिवाइड हो उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो उनसे है पाई एंड ई यानी कि एक्सपोनेंशियल नंबर आर। तो इसका आंसर आएगा डी वाला इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई और ई ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके एमसीक्यूज नंबर 3। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, यानी कि एन जौन सा है उसका स्केयर नहीं है। देन स्केयर रूट एन इज, यानी कि स्केयर रूट एन एन जौन से परफेक्ट स्केयर नहीं है यानी कि प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आएगा डी वाला इरेशनल नंबर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 5 इज, तो इसका आंसर आएगा डी वाला इरेशनल नंबर। वो कैसे है कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है स्केयर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो जो सा है इरेशनल नंबर है। तो 3 और 5 ये भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी वाला इरेशनल नंबर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है एमसीक्यूज नंबर 5। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, के सारे एक्स जो से हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल है एक्स इज कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी है ए वाली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब इससे नेक्स्ट वाला 6 वाला है लेट ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है बिलोंग कर रहे हैं। देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो दिस इम्प्लाइज डैट ए ग्रेटर देन सी, यानी कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो उनसे है वो सी से ही बड़ा होगा। इज कॉल डैश प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है बी वाला ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब इससे नेक्स्ट जो उनसे है पार्ट नंबर 7। 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल है 64। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो उनसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64। सबसे पहले 8 जो उनसे है इसका मैं लूँगा तो आ जाएगा 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। ये 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 जो उनसे है वो है 1 2 3, 2 की पावर 3 और 7 एक्स जो उनसे है वो वैसे ही इज इक्वल टू 64। अब 64 जो उनसे इसका मैं लेता हूँ जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। फिर अगेन 2 के टेबल पे 2 1 टाइम 2 1 कैरी होगा 12 और 2 6 टाइम 12। फिर आ जाएगा 2 8 टाइम 16। इसके बाद 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 64 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 6। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो जो उनकी उसकी पावर होती है ना वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 3x, वो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। यहाँ पे 2 जोन से है ये 2 के इक्वल है तो पावर जोन से वो पावर की इक्वल होगी। तो इससे नेक्स्ट मैं लिख दूंगा 4x इज इक्वल है 6 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, यानी कि मेरे पास आंसर आया है 3/2। तो ये ए वाला जौन सा है ये लिखा हुआ है 3/2, तो ए वाला जौन सा इसका आंसर आएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है 8 वाला लेट ए बी बिलोंग करे रियल नंबर में से, देन ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है ए इज कॉल डैश प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बी वाला इसका आंसर आएगा। अब 9 वाला स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट 75, तो 75 जो आंसर है इसका मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ। 75 3 के टेबल पे आता है 3, 2 टाइम 6 1 कैरी होगा तो ये बन जाएगा 15, 3 5 टाइम 15, 25 5 के टेबल पे आता है
5, 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, तो ये आ जाएगा 75 की जगह 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर प्लस 27 का एलसीएम लेते हैं 27, 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 1 2 3, तो 3 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, वो मैंने Q2 लिखी है इसलिए कि ये स्केयर जोन से स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा इसलिए। अब ये देखिए स्केयर रूट 3 जोन से वैसे ही 5 का स्केयर जोन से स्केयर रूट से कैंसिल, 5 जोन से वो बाहर आ जाएगा, प्लस 3 का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 3, और ये स्केयर रूट 3 जोन सी है एक 3 जोन से 3 की पावर 1 वो वैसे ही आ जाएगी। अब 5 + 3 वो आ जाएगा 8, और स्केयर रूट 3 जोन से वैसे ही, तो इसका आंसर जोन से ये डी वाला लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है 10 वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्केयर रूट 5 3 - स्केयर रूट 5 इज, तो ये भी कर लेते हैं a + b a - b, वो आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9 माइनस स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल वो आ जाएगा 5, 9 - 5 वो 4। अब 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला जोन है वो कैंसिल हो गया। ऑड नंबर ये भी नहीं, क्योंकि ऑड होते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह के। इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। डी वाला जोन से है ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 2 जोन से है, ये सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। देन वेरीफाई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट जोन से पहले ये सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला बाद में कर देंगे कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जोन सी है ये। तो सबसे पहले मैं जोन सी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करूँगा, वो है ए इंटू बी प्लस ए की वैल्यू क्या है 3/2, तो ए की जगह मैं लिख दूंगा 3/2 ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 5/3 तो वो आ जाएगा 5/3 प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5, मैं लिख दूंगा 7/5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 3/2 जोन सा है वैसे ही। अब इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, इसके नीचे है 3 और इसके नीचे 5, तो मैं लिख लूँगा 3 और 5 ब्रैकेट क्लोज। अब 5 जोन से है वैसे ही, 5 के डिनोमिनेटर में 3 है 5 नहीं है, तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 7, 7 के डिनोमिनेटर में 5 है 3 नहीं है, तो 7 जोन से है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा 3/2 वैसे ही ब्रैकेट 5 × 5 वो आ जाएगा 25 प्लस 7 × 3 वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 3 × 5 जोन से है वो वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, मैं इस साइड पे सॉल्व करूँगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 25 + 21 तो वो मेरे पास आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 5 जोन से है वो वैसे ही, और ये ब्रैकेट जोन से मैं क्लोज कर दूंगा। अब बाहर जोन से वो रह जाएगा 1/2, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाए इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 वैसे। अब 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, यानी कि कैंसिल किया मैंने, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 23 डिवाइडेड बाय 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके जो जोन सी राइट हैंड साइड है ये सॉल्व करते हैं, जो कि है ए बी प्लस ए सी, तो वो मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड जोन से, ये मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड मेरे पास है ए बी प्लस ए सी। तो ए की वैल्यू जोन सी है ये है 3/2, ए की जगह मैं लिख दूंगा 3/2 ब्रैकेट क्लोज, बी की वैल्यू क्या है वो है 5/3, तो मैं लिख दूंगा 5/3 प्लस ए की वैल्यू अगेन 3/2, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है वो है 7/5, मैं लिख दूंगा 7/5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5/2 प्लस इससे नेक्स्ट जोन से है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 वो हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 × 5 वो हो जाएगा 10। अब इसका मैंने एलसीएम लेना है, ये है 2 और ये है 10। एलसीएम लेने के लिए इसको मैं साइड पे लिखूंगा, ये 2 और 10, 2 के टेबल पे आते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। अब 5 के टेबल पे सॉल्व होगा, 5 1 वैसे ही और 5 1 टाइम 5, तो ये मेरे पास आया है 2 × 5 जो कि आया है 10। तो ये जो 10 आया है
इस लिहाज से मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, ये मैं लिख दूंगा 10। अब 5 जौन सा है वो वैसे ही। अब इसके डिनोमिनेटर में जौन सा है वो 2 है। आपने ये सीखना है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 का टेबल मैंने वहाँ तक रीड करना है कि मेरे पास 10 आ जाए। तो 2 का टेबल 5 तक रीड करता हूँ। 2 5 टाइम 10, तो वो 5 जौन सा है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 21। अब 21 के डिनोमिनेटर में 10 जौन सा है वो ऑलरेडी है, 21 वैसे ही आ जाएगा। अब 5 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 25, प्लस 21 वैसे ही डिवाइडेड बाय 10। तो 25 प्लस 21, तो ये मेरे पास आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 के टेबल पे कट करूँगा। 2 5 टाइम 10, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, तो मेरे पास आंसर क्या आया है 23 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे पास आई है इसकी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 23 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड। ये मेरे पास आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 जोन से है वो सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो मैं लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये सिंपल ए बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब अंदर प्लस है तो अंदर भी टर्म जोन सी है, ब्रैकेट के अंदर इनका मैं एलसीएम लूँगा। नीचे है 2 और 3, तो मैं लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 वैसे ही। अब 3 के नीचे 2 है, 3 नहीं है, तो ये 3 जोन सा है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9, प्लस 5 के नीचे 3 है, 2 नहीं है, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 टाइम आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई 7/5 वैसे ही। अब 9 प्लस 10 वो आ जाएगा 19, और 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई 7/5 वैसे ही। अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 19 मल्टीप्लाई 7, तो वो मेरे पास आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 133 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, तो वो आ जाएगा 30। ये मेरे पास आंसर आया है। लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है वो है ए सी प्लस बी सी। वो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि मेरे पास अब राइट हैंड साइड क्या है, ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे ए सी बी सी की वैल्यूज़ पुट करूँगा, जो कि ये है ए की, ये है बी की और सी की। ये मैंने वैल्यू पुट की हैं। अब इससे नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 10, प्लस ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका जो आंसर मैंने एलसीएम लेना है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। जब भी सेंटर में पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर होता है एलसीएम ले जाता है। अब 10 मल्टीप्लाई 3 ये दोनों लिख लेंगे। अब 21 के डिनोमिनेटर में 10 है, 3 नहीं है, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 7 के डिनोमिनेटर में 3 है, 10 नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10। अब 21 मल्टीप्लाई 3, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 63, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 70, और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा 30। अब 63 मल्टीप्लाई 70, तो वो आता है 133 डिवाइडेड बाय 30। ये मेरे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का, और ये था लेफ्ट हैंड साइड का जो कि सेम आया है। तो लास्ट में लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। के वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो पहले जो से एडिशन के लिहाज से लिख लेता हूँ मैं, पहले ये वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज़ इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के लिहाज से। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ मैं लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। ए की वैल्यू क्या है, ये है 4/3, तो ए की जगह मैं पुट कर दूंगा 4 डिवाइडेड बाय 3। बी की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी की जगह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस है,
तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, डिनोमिनेटर में है 3 और 2, वो मैंने ऐसे लिख लिया है। अब 4 के डिनोमिनेटर में 3 है 2 नहीं है, तो 2 जोन से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8, प्लस 5 के डिनोमिनेटर में 2 है 3 नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 टाइम 15 प्लस 7/4 वैसे ही। इससे नेक्स्ट जोन से मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 8 + 15 तो वो मेरे पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम 6 वैसे ही, प्लस 7/4, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये है 6 और ये है 4, इनका मैंने एलसीएम लेना है, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये है, एक है 6 और एक है 4। अब 2 के टेबल पे दोनों आते हैं, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। इसके बाद 2 पे सॉल्व करूँगा, 2 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, वो वैसे ही, और 2 1 टाइम 2। अब 3 है तो 3 के टेबल पे करूँगा, 3 1 टाइम 3, और ये मान वैसे ही आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या आया है, 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 वो आ जाएगा 4, और 4 × 3 वो है 12। तो इस तरह एलसीएम लेते हैं अगर डिनोमिनेटर वाले जोन से हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि दोनों जोन से इवन हो या आड हो, दोनों सेम, तो इस तरह करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आया था 12, तो डिनोमिनेटर में मैं लिख लूँगा 12। अब ऊपर है 23, वो मैंने 23 लिखा है। अब नीचे है 6, 6 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ कि मेरे पास 12 आ जाएगा, तो 6 2 टाइम 12, तो वो मैंने 2 जोन से है इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब प्लस 7, 7 के नीचे है 4, 4 का टेबल कहाँ तक रीड करूँगे 12 आ जाएगा, तो 4 3 टाइम 12, उस 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 23 × 2, तो वो मेरे पास आता है 46, तो यो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 46, प्लस इससे नेक्स्ट आ जाएगा 7 × 3, 7 × 3 होता है 21, वो आ जाएगा 21। अब इससे नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, नीचे है 12, तो वो मैं 12 जोन से वो वैसे लिख लूँगा, 46 + 21, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट जोन सी इसकी राइट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड क्या है, वो है, ये है a + b + c, तो वो मैं लिखूँगा a प्लस इंटू बी प्लस सी। पहले मैं a की वैल्यू जोन से वो पुट करूँगा, ये है a, ये है b और ये है c, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली है। अब पहले ब्रैकेट वाला जोन से वो सॉल्व करूँगा, ये 4/3 वैसे ही, प्लस ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 4, क्योंकि 4 में 2 आ जाता है, तो 5 नोमिनेटर वैसे ही है। अब 2 का टेबल कहाँ तक रीड करूँगी मेरे पास 4 आ जाए, तो 2 2 टाइम 4, तो वो 2 जोन से है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 7 जोन से है वो वैसे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 2 टाइम वो आता है 10, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। अब 4/3 जोन से वैसे ही ये आ जाएगा 4/3, प्लस इससे नेक्स्ट 10 + 7 वो आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अगेन जोन से है, दरमियान में प्लस है तो एलसीएम लूँगा, 3 × 4, अब दोनों डिफरेंट है तो मैंने वैसे लिख ली हैं। 4 के नीचे है 3, 4 नहीं है तो 4 को इसे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 टाइम वो आ जाएगा 16, प्लस 17 के नीचे 4 है 3 नहीं है, तो 3 जोन से है वो 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 × 3 वो आता है 51। अब 16 + 51 जब कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 67, और 3 × 4 वो होता है 12। ये मेरे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का, और ये मेरे पास आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का, जो तो के दोनों के सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड, तो ये मेरा आंसर है। अब ये मैंने एडिशन के लिहाज से किया था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको सॉल्व करूँगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ मैं लिखूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, वो है a b ब्रैकेट में इंटू सी इज़ इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में है b इंटू सी। तो पहले जोन से ये लेफ़्ट हैंड साइड है ये मैं सॉल्व करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है a b ब्रैकेट में और c बाहर। यहाँ पर a b c की ये जो वैल्यूज़ हैं a b c वो पुट करूँगा, a की जगह पे आ जाएगा 4/3 ब्रैकेट, इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई, b की वैल्यू है 5/2 ब्रैकेट क्लोज, और c की वैल्यू है 7/4। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा मैं, 2 1 टाइम 2 और ये है 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 जोन से है वो वैसे ही, और 5 के नीचे है
1 और ब्रैकेट के बाहर है 7/4। इससे नेक्स्ट जो से है ये यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 वो आ जाएगा 10, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 1 टाइम वो होगा 3, और ब्रैकेट के बाहर जोन से है वो है 7/4। ब्रैकेट जोन से भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 4 और 10 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10, तो यहाँ पे रह जाएगा 5/3 × 7/2। अब ऊपर वाला जोन है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 7, तो वो आ जाएगा 35, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 वो आ जाएगा 6। ये मेरे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है वो है A × BC। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड जो कि है A × BC। अब ABC की ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो मैं पुट करूँगा। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है 4/3 बाहर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट 5 × 7 वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 × 4 वो मेरे पास आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, अंदर बाहर रह जाएगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 35, तो वो आ जाएगा 35, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 वो आ जाएगा 6। ये मेरे पास आंसर है राइट हैंड साइड का, और ये था लेफ्ट हैंड साइड का 35/6। 35/6 सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड। ये मेरे पास आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। इज़ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो जो सा है इज़ अ रैशनल नंबर, क्या वो रैशनल नंबर है, वजाहत भी करनी है इसकी। तो इसका आंसर जो सा है इसमें मैं लिखूँगा यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, के जी हाँ ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि अब इसकी वजाहत देनी है तो मैं लिखूँगा ज़ीरो इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि ज़ीरो को जो है वो P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ज़ीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1, यानी कि P/Q की फॉर्म में ऊपर वाला P है नीचे वाला Q है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0/2, इस तरह नहीं तो इस तरह भी लिख सकता हूँ 0/3, 0/4, इसी तरह सो ऑन। ये सारी जो सी है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, के रियल नंबर की जो सी ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है ना वो लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके सोल्यूशन में फॉर ऑल A B, ये बिलोंग कर रहे हैं, ये सिंबल है बिलोंग करने का, किस में से, रियल नंबर में से। रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो सिंपल जोन से वो आर लिख दें, ये रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि आइदर इनमें से कोई एक बात होगी, कौन कौन सी, कि ए जोन से है वो बराबर है बी के, और या तो ए जोन से है वो लेस देन होगा बी से, और या ए जोन से है वो बड़ा होगा बी से। यहाँ तक इसका आंसर है। यह है प्रॉपर्टी ट्राइचोटोमी की। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इस तरह की मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी कि दो रैशनल नंबर बताने हैं 4 और 5 के दरमियान में। तो पहले जोन से फर्स्ट सोल्यूशन में फर्स्ट रैशनल नंबर के पहले जोन से पहला रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए करते थे कि 1/2 से डिवाइड करते थे और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे। यहाँ पे 4 और 5 है, 4 + 5 डिवाइड करूँगा मैं 2 से, 4 + 5 वो मेरे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। ये जोन से पहला रैशनल नंबर है वो मैंने फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है सेकंड वाला जोन से रैशनल नंबर है वो फाइंड करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, मिसाल के तौर पर ये है 0.4 और ये है 0.5, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास 9/2 जोन सा है वो मेरे पास ये आया है 9/2, एक ये रैशनल नंबर आया है। अब दूसरा रैशनल नंबर जोन सा है मेरी अपनी चॉइस है, या तो मैं यहाँ से 4 और 9/2 के दरमियान फाइंड कर लूँ, चाहे 9/2 और 5 के दरमियान फाइंड कर लूँ। दोनों तरीक़ों से हो जाएगा, आंसर मेरा करेक्ट आएगा।
रॉन्ग नहीं होगा, चाहे आप 4/9/2 के दरमियान कर ले, चाहे 9/2 और 5 के दरमियान कर ले। मिसाल के तौर पर सेकंड वाला जो आंसर मैं फाइंड करने लगा वो मैं 1/2 पे डिवाइड करते हैं और जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों के दरमियान अब फाइंड करने लगा हूँ कि 9/2 प्लस 5, इन दोनों के दरमियान फाइंड करने लगा हूँ। आपने अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप अपने तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और फर्स्ट वाला नंबर जो आंसर है 4 प्लस 9/2, इनका एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो भी ठीक होगा। अगर इस तरह करना है इनका एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो भी ठीक होगा। 1/2 जो आंसर है वो बाहर वैसे ही। अब अंदर जो आंसर है मैं एलसीएम लेता हूँ 2 के लिहाज से। 5 के नीचे है 1 और 9 के नीचे 2। 9 के डिनोमिनेटर में 2 है, 9 वैसे ही, प्लस 5 के डिनोमिनेटर में 1 है 2 नहीं है तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 टाइम वो आ जाएगा 10। अब 9 प्लस 10 वो क्या होता है 19, तो वो मैं लिख दूंगा 19 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में वैसे ही, और बाहर जो आंसर है 1/2 जो आंसर है वो वैसे ही आ जाएगा 1/2 इक्वल वैसे ही। अब 1 मल्टीप्लाई 19 वो आ जाएगा 19 और 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4। तो इससे नेक्स्ट मैं लिख दूंगा 9/2, यानी कि एक ये आया है 9/2 और दूसरा आया है 19/4, जो कि ये लिखा हुआ है 19/4 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, कि ये दो रैशनल नंबर्स हैं 4 और 5 के दरमियान। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, नीचे जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फिफ्थ रूट जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको मैं इसके सिंपल फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट करूँगा। 1/5 रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है। इसके अंदर जो है एक्स की पावर 15, वाई की पावर 35 ओवर जी की पावर 20, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब एक्स वाई और जी इन तीनों की पावर जो सी है वो मैं सेपरेट करूँगा, यानी कि ये है एक्स की पावर 15, इसकी पावर के साथ सेपरेट मैंने कर दिया है 1/5। फिर इसके बाद वाई की पावर 35 इसके साथ मैंने सेपरेट कर दिया है 1/5, और डिनोमिनेटर जो है वो है जी की पावर 20, इसके साथ मैंने सेपरेट कर दिया है 1/5। अब इसके बाद 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3। वाई 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20 जी की पावर 4। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका सेकंड वाला पार्ट जो आंसर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी वैसे ही है। सबसे पहले जो आंसर है ये क्यूब रूट यानी कि रेडिकल की फॉर्म जो सी इसको एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करेंगे। 27 इसकी पावर जो सी है 2x, और फिर इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। 1/3 जो सा है इसकी वजह से आई है ये 1/3। अब इससे नेक्स्ट जो सा है 27। 27 जो सा है इस कैल्शियम लेते हैं 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, तो 27 जो सा है इसकी जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 3, और इसके साथ जो सा है ये 2x वो वैसे ही आ जाएगा, और इसके ऊपर जो सा है ये 1/3 वो पावर वैसे ही आ जाएगी। अब ये 3 जो सी है इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो सा है 3 की पावर 2x, ये जो सा है इसका आंसर। अगर इसके आगे भी बुक के पीछे आंसर और है, आगे भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 का स्केयर और इसकी पावर जो सी है एक्स वैसे ही। 3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर होता है 9 और 9 की पावर एक्स। इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 3 जो सा है वो सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 में ये 6 जो सा है वो वैसे ही आ जाएगा, और 3 की पावर ये n+2 वैसे ही n। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये 3 की पावर n और 3 की पावर 2 जो से वो मैंने सेपरेट कर दी है। डिनोमिनेटर में देखें 3 की पावर n है और 3 की पावर n दोनों में सेम है, तो वो 3 की पावर n जो से वो मैंने कॉमन निकाल ली है। 3 की पावर n कॉमन आ जाएगी, बाकी रह जाएगा 3 माइनस ये 3 की पावर n कॉमन आ गई है, तो इसकी जगह पर रह जाएगा 1। अब इससे नेक्स्ट जो से है ये 3 की पावर n इस 3 की पावर n से कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो वो रह जाएगा 2। अब 2 1 टाइम 2 और 2
3 टाइम्स 6, तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9। 3 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है? 3 मल्टीप्लाई 9 आता है 27। तो 27 जोन से वो थर्ड वाले का आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 8 जोन से वो सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51। ये 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं और उनको जब आपस में आपने जमर करना है तो आपके पास आंसर आएगा 51। फाइंड 3 इंटीजर, वो 3 इंटीजर जोन से वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो कंजेक्टिव का आपको मैंने 1.3 में बताया था कि ऐसे नंबर जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, यानी कि 2 3 4 5 इस तरह साथ साथ वाले नंबर को कंजेक्टिव कहते हैं। अब आड आड नंबर कौन से होते हैं? आड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11, इस तरह के नंबर्स को आड नंबर्स कहा जाता है। तो लेट मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट आड इंटीजर जोन से वो है एक्स। इसके बाद सेकंड ऑड इंटीजर जोन से वो आ जाएगा एक्स प्लस टू। वो एक्स प्लस टू मैंने क्यों किया है? ये देखिए, 1 के बाद है 3, 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद है 5, 2 का डिफरेंस है, यानी कि दो दो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ तो अगला नंबर आ रहा है। फिर एक्स में जब मैं 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास थर्ड वाला नंबर आ गया, यानी कि 1 से अगर मैंने थर्ड पर जाना है तो मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा थर्ड ऑड इंटीजर जोन से वो है एक्स प्लस 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक 3 कंजेक्टिव ऑड इंटीजर जोन्स हैं, इनका सम यानी कि इनको जब आपस में प्लस करूँगा वो आएगा 54। तो मैं लिख दूंगा पहला ऑड इंटीजर है एक्स, दूसरा क्या है एक्स प्लस टू, तीसरा क्या है एक्स प्लस 4। सम किसके इक्वल है? 51, वो मैंने 51 लिख दिया है। अब ये एक्स और एक ये एक्स और एक ये एक्स, इनको जब आपस में प्लस करूँगा ये आ जाएगा 3x। 2 प्लस 4 तो वो आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 51। ये प्लस का 6 है उस तरफ जाएगा तो वो आ जाएगा माइनस का 51 माइनस 6। 51 में से 6 नेगेटिव करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 45। तो मैं लिख लूँगा 3x इज़ इक्वल टू 45। 3 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3, 1 कैरी होगा 15, तो 3 5 टाइम 15, तो एक्स जो आंसर है वो मेरे पास आया है 15 की। अब एक्स क्या आता? एक्स था फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर आया जो आंसर है वो आया है 15। अब इससे नेक्स्ट सेकंड ऑड इंटीजर जो आंसर है वो था एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स प्लस टू। एक्स किसके इक्वल आया है? 15 के, तो मैं लिखूँगा 15 प्लस टू, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 17। अब इसके बाद जो आंसर है थर्ड ऑड इंटीजर जो कि इक्वल था एक्स प्लस 4, वो मैं लिखूँगा एक्स प्लस 4। एक्स किसके इक्वल आया मेरे पास? 15, ये लिखा हुआ है एक्स आया है 15। 15 प्लस 4 तो वो मेरे पास आया है 19। तो ये देखे 15 17 और 19, ये 3 कंजेक्टिव ऑड इंटीजर हैं जिनको जमा करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 51। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 9 जोन से है, ये सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, कि अब्दुल्ला ने 96 जोन सी बालें हैं उनको पिक किया है, एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और इनको 2 बकेट्स यानी कि 2 बाल्टी समझ ले, और इनको 2 बास्केट जोन सी है उनमें रखा है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, कि एक बास्केट में दूसरी बास्केट की निस्बत 28 यानी कि 28 गेंदें जोन सी हैं वो ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट, हर बास्केट में हर टोकरी में कितनी गेंदें होंगी वो बतानी है। तो इसके सोल्यूशन में टोटल बॉल्स कितनी है? 96। तो सोल्यूशन में लिख लूँगा टोटल बॉल्स वो कितनी है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 96। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है 2 बकेट्स के, दो जोन सी हैं वो बास्केट्स हैं, दो टोकरी हैं। तो एक को मैंने कह दिया फर्स्ट बकेट और एक को मैंने कह दिया सेकंड। फर्स्ट को अगर मैं नाम दे देता हूँ ना कि पहली वाली में एक्स बॉल्स हैं, क्योंकि यही तो मैंने फाइंड करनी है कि पहले वाली में कितनी गेंदें हैं और दूसरी वाली में कितनी गेंदें हैं, वो मैंने देखना है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि पहले वाली जोन सी बास्केट है उसमें एक्स बॉल्स हैं, तो दूसरी जोन सी होगी उसमें कितनी है? 28 मोर बॉल्स के, दूसरी में पहली वाली की निस्बत 28 जोन सी है वो ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक्स प्लस 28। अब ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ जोन सी है, ये मैं यूज़ करने लगा क्योंकि गिवन कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, वो है 96। अब टोटल जोन सी बॉल्स किस में रखी हुई हैं? दोनों बास्केटों में। ये देखिए ये लिखा हुआ है इसने प्लेस दैम इनटू
टू बकेट्स के, दोनों जोन से दोनों बास्केट में हैं। तो बास्केट में दोनों कितनी है, एक्स प्लस एक्स प्लस 28 की, ये दोनों बास्केटों में ये पड़ी हुई है ना, इज़ इक्वल टू 96। वैसे ही एक्स प्लस एक्स तो ये आ जाएगा 2x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 96। ये प्लस का 28 है उस तरफ जाएगा, माइनस का 28 ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 96 माइनस 28। 96 में से 28 में नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 68। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 34। x मेरे पास आया है 34, और x किसके इक्वल था, ये लिखा हुआ है कि x इक्वल है फर्स्ट बकेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि फर्स्ट बकेट जो कि x के इक्वल था, तो पहली जौन सी बास्केट है उसमें 34 बाल्स हैं। उसके बाद बकेट सेकंड बकेट में क्या था, x प्लस 28। यहाँ मैं लिखूँगा x प्लस 28, x किसके इक्वल है 34 प्लस 28, जब इनको मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 62 बाल। तो दूसरी टोकरी जौन सी है उसमें 62 गेंदे हैं और फर्स्ट वाली में 34, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 10 जोन से, इसको सॉल्व करते हैं। सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन बैंक, के सलमा जोन सी है इसने इतनी रकम जोन सी है वो बैंक में इन्वेस्ट की हुई है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम, और उसको सालाना जोन सी है साल बाद इतने परसेंट जोन सी है इस रेट पे उसको प्रॉफिट हो रही है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट वाज इंक्रीज, रेट जोन सा है वो बढ़ गया है 8% पर एनम, कि पहले साल जोन सी है पहले साल उसको इतनी रकम मिल रही थी, इतने परसेंट प्रॉफिट मिल रही थी। यहाँ तक स्टेटमेंट ये है कि सलमा ने इतनी अमाउंट जोन सी है वो बैंक में इन्वेस्ट की हुई है और उसको पहले साल जोन से है इतनी परसेंट जोन सी है प्रॉफिट मिली है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद वो रकम जोन सी है प्रॉफिट वाली बढ़कर 8% जोन सी हो गई है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 सालों बाद उसकी ये अमाउंट जोन सी है कितनी बढ़ गई है वो मैंने बतानी है। तो बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन जोन से है वो एग्जाम्पल नंबर 14 जोन सी है, इसको सॉल्व किया हुआ था। बिल्कुल इसी तरह का जोन सा क्वेश्चन जोन से है अब सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये वाला जोन सा फार्मूला जोन सा है यूज़ होगा इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं कि कितनी अमाउंट जोन सी है वो इन्वेस्ट की हुई है 3,50,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और उसको प्रॉफिट कितनी रेट पे हो रही है, 7/1/4 पर एनम। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद इतनी बढ़ गई है, यानी कि पहले 2 साल जोन सी है उसको इस रेट पर जोन सी है प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट 2 ईयर्स रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 7/1/4%। अब ये जो मिक्स नंबर है इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट करूँगा, वो कैसे करते हैं, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 तो वो आ जाता है 28। फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले ऐड करते हैं 28 + 1 तो वो आएगा 29 डिवाइडेड बाय 4%। जब इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आएगा 7.25%। कितना टाइम था 2 ईयर, तो वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे कि टाइम कितना है, वो है 2 ईयर। अब इससे नेक्स्ट द रेट वाज इंक्रीज, जो रेट जोन है वो 8% बढ़ गया है। कितना मालूम करना है मैंने, 7 सालों का। इस 7 सालों में मैं 2 साल जब निकाल दूंगा बाकी मेरे पास टाइम कितना रह जाएगा, 7 सालों में मैं 2 साल निकाल दूंगा तो बाकी मेरे पास जो टाइम रह जाएगा वो रह जाएगा 5 ईयर्स। और इन 5 ईयर्स का जो सा रेट है वो है 8%। तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 ईयर्स रेट ऑफ प्रॉफिट वो है मेरे पास 8%। ये मैंने सारा जो सा डाटा वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें ये भी टाइम है ये भी टाइम है, टाइम जो सा है वो 2 दफ़ा आया है, तो मैं इनको सेपरेट करने के लिए लिख लेता हूँ कि ये टाइम जो सा है वो T1 है और जो दूसरा टाइम है इसको मैं कहता हूँ ये टाइम T2 है। अब बिल्कुल ऐसे ही ये है रेट फर्स्ट वाला और ये है रेट सेकंड वाला, तो यहाँ पे इनको मैं सेपरेट करने के लिए लिख लेता हूँ कि ये R1 है और जो दूसरा है ये वाला इसको मैं कह देता हूँ ये है R2। अब मैंने अमाउंट जोन से है वो फाइंड करनी है, पहले जोन से है पहले 2 ईयर जोन से है इनके लिए ऐसे फाइंड करता हूँ।
फर्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि फ़र्स्ट 2 ईयर्स का रेट जो उनसे है वो सेपरेट है और जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है इनका रेट सेपरेट है। तो इसका फार्मूला जो उनसे है वो आ जाएगा इंटरेस्ट यानी कि आई इज़ इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला जो से आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला जो सा है एग्जाम्पल नंबर 14 जो सी है इसमें ये फार्मूला जो सा है यूज़ हुआ है। इसमें ये था कि मैंने रेट फाइंड करना था, लेकिन अब जो सा है मैंने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो सी है ये फाइंड करनी है। तो ये टाइम और प्रिंसिपल डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 जो सा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। यही फार्मूला जो सा यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसकी फॉर्म जो सी है वो चेंज कर दी गई है। अब ये रेट जो से है देखिए दो हैं, एक R1 और R2। मैं 2 ईयर्स के लिए आज से जो से फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए आज से है R1, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा R1 और टाइम भी T1। यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँगा। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है 3,50,000। यहाँ मैं पुट कर दूँगा 3,50,000 मल्टीप्लाई आर वन है 7.25, वो मैं पुट करूँगा 7.25 मल्टीप्लाई T1 टाइम जो कि है 2 ईयर्स, तो यहाँ मैं पुट कर दूँगा 2 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 जो से 0 हैं इनसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.5। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50,750। अब ये मैंने फर्स्ट 2 ईयर के लिए ऐसे फाइंड किया है, तो इसको मैं कह देता हूँ I1। अब बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करके मैं नेक्स्ट 5 ईयर जोन से हैं उसकी अमाउंट जोन से है वो फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट 5 ईयर्स, वही फार्मूला है आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें 5 ईयर्स के लिहाज से रेट 2 है, टाइम भी जोन सा 2 है, तो इसको भी मैं I2 का यानी कि इंटरेस्ट 2 का नाम जोन सा वो दे देता हूँ। पी जोन सा है वो क्या है, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, ये लिखी हुई है 3,50,000। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 रेट 2 वो है 8%, तो रेट 2 जोन से है वो मैं लिख लूँगा 8 मल्टीप्लाई T2 क्या है टाइम जो कि है 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5 डिवाइडेड बाय 100। वैसे ही ये 20 इस 20 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 40। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,40,000। ये मेरे पास I2 की अमाउंट आई है। अब मैंने फाइंड करनी है टोटल फॉर 7 ईयर्स, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी I1 प्लस I2। I1 अमाउंट कितनी आई है, ये आई है 50,750, वो मैं लिख दूंगा 50,750 प्लस I2 ये आई है 1,40,000। जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,90,750, यानी कि 1,90,750। 7 सालों में इतनी जौन सी अमाउंट मुझे प्रॉफिट हुई है। अब उसका क्वेश्चन देखिए क्या था, उसका क्वेश्चन था फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 सालों के बाद उसकी जितनी अमाउंट है वो फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली अमाउंट और जितनी प्रॉफिट उसको हुई है वो वाली अमाउंट इकट्ठी करके मैंने बतानी है। तो यहाँ पे मैं बाद में लिखूँगा टोटल अमाउंट वो क्या थी, उसके पास कितनी अमाउंट थी 3,50,000 प्लस प्रॉफिट कितनी हुई है, ये हुई है प्रॉफिट 1,90,750। इनको आपस में मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5,40,750। ये है इसका आंसर। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो से है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।